नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। 1961 के भारत की जरा कल्पना करें। एक ऐसा राज्य जो उस समय देश का आर्थिक इंजन हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल। मतलब उस समय पश्चिम बंगाल प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर था। और पता है, ये राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा था। अरे वाह, 127%। ये तो मतलब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की तस्वीर ना बिल्कुल पलट चुकी है। आज ये राज्य खिसक कर 24वें स्थान पर आ गया है। हाँ। और प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,85,000 रुपए रह गई है। तो हमारी आज के इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय ना पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का यही ऐतिहासिक सफर और उनका $1 ट्रिलियन का सपना है। सही कहा, और ये बहुत जरूरी भी है समझना। हाँ, और हमारा लक्ष्य बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल स्पष्ट आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर राज्य की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था की असली सेहत को अगर समझना हो ना, तो वहाँ के रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर माइग्रेशन पैटर्न को देखना चाहिए। यानी लोगों के आने जाने के जो रुझान होते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब एक समय था जब बंगाल पूरे देश और दुनिया को अपना बेहतरीन टैलेंट, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी निर्यात करता था। हाँ, वो तो है। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि ये राज्य टैलेंट के बजाय कम कुशल यानी लो स्किल्ड मजदूरों को देश के अन्य हिस्सों में एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि आईटी प्रोफेशनल्स जैसे हाई स्किल्ड लोग भी राज्य छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का बाजार उन्हें प्रतिस्पर्धी वेतन और आगे बढ़ने के अवसर नहीं दे पा रहा है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई अत्यधिक योग्य व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए किसी छोटी जगह काम करे। मतलब तकनीकी रूप से वो कार्यरत तो है, लेकिन उसकी आर्थिक ग्रोथ शून्य है। एकदम सटीक उदाहरण है। जब राज्य में ही सम्मानजनक करियर ग्रोथ नहीं मिलेगी तो पलायन स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो 1977 के भूमि सुधारों को हमेशा एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाता था। सही बात है। मतलब किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना तो सैद्धांतिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होना चाहिए था, है ना? फिर ये दांव उल्टा कैसे पड़ गया? अब ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही हमें क्या हुआ से ज्यादा कैसे हुआ पर ध्यान देना होगा। अच्छा। सैद्धांतिक रूप से जमींदारी खत्म करके गरीबों को जमीन देना समानता के लिए एक बेहतरीन कदम था, लेकिन इसका व्यवहारिक नतीजा लंबे समय में घातक साबित हुआ। वो कैसे? हुआ ये कि ये जमीन के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि उन पर खेती करना तो संभव था, लेकिन कोई बड़ा निवेश करना असंभव हो गया। मतलब बड़े उपकरण वगैरह? हाँ, अगर एक किसान के पास जमीन का बहुत छोटा हिस्सा है तो वो आधुनिक इरिगेशन, ट्रैक्टर या कोल्ड स्टोरेज का खर्च कैसे उठाएगा? इसके कारण कृषि क्षेत्र में बड़ा पूंजी निवेश पूरी तरह रुक गया। जिस कदम को समानता लाने के लिए उठाया गया था, उसने वास्तव में गरीबी का समान वितरण कर दिया। और जब बड़े कृषि उद्योग ही नहीं पनपे तो गांव में रोजगार नहीं बने। रोजगार नहीं मिलने पर युवाओं का बाहर जाना शुरू हो गया होगा। एकदम सही विश्लेषण है आपका। और कृषि के बाद जो दूसरा बड़ा झटका लगा वो था उद्योगों का पतन। 2011 से 2025 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि 6,688 से अधिक कंपनियों ने या तो अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए या वे राज्य छोड़कर पूरी तरह से चली गई। रुकिए, 6,688 कंपनियां? ये तो कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत बड़ा पलायन है। हाँ, बहुत बड़ा। कोई भी अर्थव्यवस्था इतने बड़े नुकसान को कैसे झेल सकती है? इसके पीछे आखिर क्या मैकेनिज्म काम कर रहा था? इसका सीधा संबंध वहां दशकों तक पनपे पूंजीवादी विरोधी राजनीतिक इकोसिस्टम से है। जब एक ऐसा माहौल बनता है जहां नीतियां उद्योगों के खिलाफ काम करने लगती हैं, तो पूंजी का आना रुक जाता है। बिल्कुल, पूंजी का आना तुरंत रुक जाता है, और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब उद्योग ही नहीं होंगे तो सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन गिरेगा। अपना राजस्व घटने के कारण आज अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारी कर्ज पर और जनता को शांत रखने के लिए फ्रीबीज यानी मुफ्त योजनाओं पर निर्भर होकर रह गई है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे और उद्योगों तक सीमित नहीं है। आर्थिक चुनौतियों के इस पूरे चक्र ने एक और बहुत बड़े खतरे को जन्म दिया है। सही कहा। जो किसी भी फ्रीबीज या कर्ज पर चलने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, और वो खतरा है डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब।
पूरे भारत में जब जनसांख्यिकीय लाभांश यानी युवा आबादी की चर्चा होती है तो बंगाल की जनसांख्यिकी तेजी से सिकुड़ रही है और बूढ़ी हो रही है। मतलब युवा बाहर जा रहे हैं इसलिए? हाँ, युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं और जो पीछे रह गए हैं वे आर्थिक असुरक्षा के कारण बड़े परिवार नहीं बसा रहे हैं। राज्य की कुल प्रजनन दर यानी TFR गिरकर मात्र 1.4 हो गई है। अरे बाप रे! और कोलकाता जैसे शहर का आंकड़ा तो 1.1 है। 1.1? यह तो बिल्कुल जापान जैसी सिकुड़ती डेमोग्राफी के बराबर है। बिल्कुल। मतलब एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए 2.1 की दर चाहिए होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचना है तो केवल कर्ज लेकर फ्रीबीज बांटने से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। इसके लिए वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा, उद्योगों को वापस लाना होगा और टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि करनी होगी। अगर युवा बचेंगे ही नहीं तो कल इन मुफ्त योजनाओं का खर्च कौन उठाएगा? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी से आज एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर विचार करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई आर्थिक नीतियां और इंसेंटिव्स किसी भी गिरती अर्थव्यवस्था को उबार सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।